चलिए वेलकम, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ जर्नल। और ये हमारे पिछले वीडियोस में भी जर्नल की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले दिमाग में फिर से ले आइए 5 पिलर्स ऑफ योर अकाउंटेंसी, दैट इज एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। सो इनके रूल्स खूब अच्छे से दिमाग में रखिए और कैसे ट्रांजेक्शन्स को देख के हम अकाउंट्स को सॉर्ट आउट करते हैं और उसके बाद उसको कैटेगरी क्या होती है, इन्हीं 5 जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं इन्हीं में उसकी कोई ना कोई कैटेगरी होगी और इसके बेसिस पे इंक्रीज डिक्रीज देखते हुए उसको डेबिट और क्रेडिट करके हम लोगों को जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करनी होती हैं। तो हमारे 36 ट्रांजेक्शन्स हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन नंबर 37। तो 37 ट्रांजेक्शन क्या कहता है, देखिए। Z became insolvent and 50 paisa in a rupee could be received from his estate. So हम लोगों का स्टार्ट क्या हुआ, हम लोगों का स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दिस इज 37। इसमें कहता है Z इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट को बैंकरप्ट भी बोलते हैं, दिवालिया भी बोलते हैं। तो जेड से हमको जो भी पैसे चाहिए थे उसमें से कितना रिकवर हो पाया, 50 पैसा इन ए रुपी, 1 रुपये में 50 पैसे। इट मीन्स 50% हमको रिकवर हुआ उसकी स्टेट से। उसका जो भी कुछ उसके पास एसेट्स थी वो एसेट्स को डिस्पोजल किया गया, क्योंकि इसमें एक ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट की तरफ से बैठाल दिया जाता है। अब उस ऑफिशियल रिसीवर का ये काम होता है कि वो जो भी इंसॉल्वेंट हुआ है या बैंकरप्ट हुआ है उसकी सारी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करे और उसकी लाइबिलिटीज़ को पे करे। तो ऑब्वियस है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में केवल 50% उसकी स्टेट से रिकवर हो पाया होगा, तभी जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उसका हाफ पेमेंट किया जा रहा है। तो आप देखें इसमें कि यानी जेड के पास जो भी कुछ था उसमें से हमें जो भी जेड से चाहिए था, अकाउंट रिसीवेबल था हमारा, उससे उसके पास जो भी था उसमें से 50% हमको रिकवर हुआ। तो मान लेते हैं से 10,000 हमें उसके पास हमारे ड्यूज़ थे। ड्यूज़ हमारे कितने थे, 10,000 के। तो 10,000 में रिकवर कितना हुआ, 50 पैसा इन रुपी, यानी हाफ रिकवर हुआ। और हाफ क्या हुआ, हाफ हमारा पैसा डूब गया, पैसा हमारा ये इररिकवरेबल हो गया, नहीं मिल पाया। तो क्या कहते हैं इसको कि हम लोग इसको बैड डेट बोलते हैं। जो डेट हमारा बैड हो गया, यानी अब वो इररिकवरेबल हो गया, तो ये हमारा लॉस हो गया। सो देखिए अकाउंट्स इन्वॉल्व आर, इन दिस केस एक तो हुआ हमारा कैश जो हमको मिला, दूसरा हुआ बैड डेट, और थर्ड वन इज जेड। कैश हमारी एसेट, बैड डेट हमारा एक्सपेंस या लॉस, और जेड हमारा क्या था, ये हमारी एसेट थी जो अकाउंट रिसीवेबल था। अब ये अकाउंट हमको ख़त्म करना है क्योंकि इसमें से 50% हमको मिल जाता है और 50% हमारा पैसा बैड डेट हो गया। तो एसेट प्लस हो रही है, लॉसेस भी हमारे बढ़ रहे हैं और ये एसेट हमारी ख़त्म हो रही है। व्हेन एसेट इंक्रीजेस डेबिट, expenses plus debit or asset minus credit. So the amount recovered is 5,000, लॉस हमारा कितना हुआ 5,000, और एक एसेट जो हमारी थी वो कितने की 10,000 की हमारी एसेट जेड वाली सेटल हो गई। अकाउंट रिसीवेबल हमारा 10,000 का था, वो ख़त्म हुआ। तो जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट account debit to Z, 5,000, 5,000 and 10,000। आप लोगों को इतना डिटेल इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों का स्टार्ट है इसका अकाउंटेंसी का, तो जितना अच्छे से इसको समझ लोगे आप आगे उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट वन इज 38, गुड्स परचेज फ्रॉम रीता एंड पेड बाय चेक
₹7,200। तो ये सिंपल एंट्री है, हमें लगता है आप लोग इसको बहुत आसानी से कर लोगे। सो दिस इज़ गुड्स परचेज फ्रॉम रीता एंड पेड बाय चेक। और गुड्स हमने कितने के खरीदे हैं इससे? 7,200 के। सो क्योंकि गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स जब खरीदते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं परचेजेस। और हमने इसका पेमेंट किया है थ्रू चेक, तो चेक के पेमेंट के केस में हमारा बैंक इन्वॉल्व होता है और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ हमारा बैंक। सो परचेज एक्सपेंस की कैटेगरी, बैंक एसेट की कैटेगरी। एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, आपका बैंक रिड्यूस हो रहा है, एसेट रिड्यूस हो रही है, सो परचेज इज डेबिट और बैंक क्रेडिट, और इट अमाउंट्स टू ₹7,200। सो द जनरल एंट्री इज purchases account debit to bank account और it amounts to ₹7,200। सिंपल एंट्री थी और अब तक ये एंट्री आपको ये सब आसान लगनी चाहिए क्योंकि हम लोगों का डिस्कशन काफ़ी हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज पेड रेंट बाय चेक। इसमें दिया है पेड रेंट बाय चेक, तो यहाँ पे रेंट पे कर रहे हो और चेक दे रहे हो, तो अगेन हमारा बैंक अकाउंट इज इफेक्टेड। तो एक तो हमारा हो गया बैंक, हम चेक किस लिए दे रहे हैं? चेक हम दे रहे हैं रेंट पे करने के लिए, और रेंट हमारा किस कैटेगरी में आता है? रेंट आता है हमारा एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। सो योर अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर इन दिस केस रेंट एंड बैंक। अगर हमने ये कैश से दिया होता तो कैश लिखते, रेंट हमारा एक्सपेंस, बैंक हमारी एसेट, एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, योर एसेट इज डिक्रीजिंग, सो डेबिट एंड क्रेडिट। जनरल एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और इट अमाउंट्स टू ₹300। सो दिस इज 39। नेक्स्ट वन इज, ये बड़ा अच्छा ट्रांजैक्शन है, इस पे ध्यान देना। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 1,000 फ्रॉम ऑफिस एंड 800 फ्रॉम बैंक। अब प्राइवेट यूज के लिए गया, यानी प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज। तो बिजनेस का ओनर अगर प्राइवेट यूज के लिए कुछ भी फंड्स विड्रॉ करता है, कुछ भी ले जाता है, चाहे वो कोई एसेट ले जाए या चाहे कोई गुड्स ले जाए या कैश ले जाए, कैश बॉक्स से या बैंक से, ये सब कुछ उसकी ड्राइंग्स की कैटेगरी में आता है। सो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस आर, दैट इज ड्राइंग्स, और उसने जो ड्राइंग्स की हैं उसमें फॉर प्राइवेट यूज 1,000 फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से लिया उसने, तो ऑफिस में तो कैश बॉक्स रहता है, यानी हमारा कैश बॉक्स इफेक्ट, कैश अकाउंट इफेक्ट। नेक्स्ट, उसने कुछ पैसा बैंक से भी लिया है, तो आपका बैंक अकाउंट भी इफेक्ट हुआ, बैंक भी इफेक्ट हुआ। तो देखिए, ड्राइंग्स कैटेगराइज्ड अंडर कैपिटल, कैश योर एसेट, बैंक योर एसेट। सो कैपिटल इज डिक्रीजिंग बिकॉज ही इज विड्रॉइंग सम फंड्स फ्रॉम बिजनेस। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, जब पैसे विड्रॉ करता है तो कैपिटल घटती है। सो इन दिस केस हिज कैपिटल इज डिक्रीजिंग। कैश भी आपका डिक्रीज हो रहा है, एसेट भी डिक्रीज हो रही है, बैंक से भी डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन कैपिटल डिक्रीजेज इट इज डेबिट, एसेट डिक्रीजेज क्रेडिट, एसेट डिक्रीजेज क्रेडिट। अब इसकी जनरल एंट्री आप पास कर सकते हो। पहले ड्राइंग्स लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। सो द अमाउंट इज, उसने प्राइवेट यूज़ के लिए 1,000 ऑफिस से लिया, तो कैश बॉक्स हमारा इफेक्ट हुआ 1,000 से, और 800 लिया बैंक से। सो इस तरीके से टोटल ड्राइंग्स उसकी हो गई 1,800 की। तो ये ट्रांजेक्शन आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज ₹4,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ध्यान से समझना, ऑफिस यूज़ के लिए कुछ भी पैसा वो विड्रॉ करता है तो सबसे पहले तो ऑफिस यूज़ के लिए वो निकल करके कैश बॉक्स में आ जाता है। इस जगह बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देते हैं।
लेकिन आपको स्ट्रेट वे ऑफिस एक्सपेंस बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ऑफिस यूज़ में वो किस हेड में आकर के खर्च हुआ। तो आपको सीधा सा क्या देखना है कि हमने पैसा विड्रॉ कहाँ से किया। विड्रॉ किया हमने बैंक से, और ये पैसा आया कहाँ, आया हमारे कैश बॉक्स में। तो सिंपल, द ट्रांजेक्शन इज टू बी पुट अंडर 41, और इसमें आपका अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक तो कैश, एक तो हमारा इफेक्ट हुआ कैश, और दूसरा बैंक, दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ बैंक। कैश हमारी एसेट, बैंक हमारी एसेट। अब देखो इसमें ध्यान से कि जब विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक से पैसे कम होंगे, तो हमारा बैंक ये कम हो गया, और पैसा कहाँ आया, पैसा आया हमारे कैश बॉक्स में। सो कैश बॉक्स हमारा बढ़ गया। व्हेन एसेट इंक्रीजेज डेबिट, व्हेन एसेट डिक्रीजेज क्रेडिट। सो इन दिस वे योर जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, cash account debit to bank account, or the amount is 4,500। 4,500। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 42, और ये कहता है सैलरीज ड्यू। सैलरीज ड्यू 20,000। इन केसेस पे ध्यान दो, क्योंकि ये हमारे एडजस्टमेंट्स की एंट्री होती हैं, और ये इनको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इनको किस तरीके से करोगे वो बातें देखो कि सैलरीज ड्यू यानी इतना पैसा सैलरी का हमको देना है। तो इट मीन्स एक्सपेंसेस हैज़ बीन इनकर्ड बट इट्स पेमेंट हैज़ नॉट एट बीन मेड। ये अकाउंट के किस कंसेप्ट में आता है? ये आता है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, एक कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो बहुत ही स्मॉल बिजनेस के केस में बहुत ही छोटा काम जिसका हो उसके यहाँ भले चल जाए, अदरवाइज हम लोग एक यूनिवर्सली फॉलो करते हैं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सेज दैट all expenses are to be booked under your accounting records whether these expenses are paid or not paid। तो यहाँ पे सैलरीज ड्यू यानी हमने अपने स्टाफ की सर्विसेज तो ली, लेकिन अब तक उसका पेमेंट नहीं किया। तो सैलरी का कितना पेमेंट अब तक नहीं किया? 20,000 का। तो आपका एक्सपेंस तो हुआ, जैसे आपने गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस और ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। तो गुड्स तो आपके पास आ गए, गुड्स तो ऐसा है नहीं कि गुड्स आपको ना मिले हों, आपने परचेज तो कंप्लीट कर ली, गुड्स आपके पास आ गए, बस पेमेंट अभी नहीं किया। तो अगर पेमेंट नहीं किया तो इन दैट केस योर लाइबिलिटी फॉर दैट अमाउंट इंक्रीजेस। लाइकवाइज सैलरीज ड्यू, हमने उसकी सर्विसेज ले ली बट पेमेंट हैज़ नॉट एट बीन मेड, सो इट बिकम्स ए लाइबिलिटी, and that liability is known as outstanding. So this is what is outstanding in this case? Salary is outstanding in this case. So your accounts involved are, that would be number 1 salaries account, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को आप बुक करेंगे। और दूसरा अकाउंट होगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, salary is outstanding. So salary is your expense and salary is outstanding your liability. Your expense is increasing and your liability is also increasing because you are not making payment of this amount. So when expenses increases debit, when liability increases credit. Now the journal entry is salaries account debit to salaries outstanding account. इट अमाउंट्स टू ₹20,000। और ये काफ़ी अच्छे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और जब इनका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, जब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे, उस टाइम पे हम इसको और डिटेल कर देंगे, या फिर फाइनल अकाउंट्स के केस में इन आउटस्टैंडिंग को बता देंगे कि कैसे क्या करना होता है। आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है,
जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में प्रीपेड दे रखा है। तो इसमें पोजीशन क्या होती है, इसको थोड़ा सा देख लो। जैसे हमारी ये अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर इट स्टार्ट फ्रॉम 1/4/17 और ये हमारी क्लोज कहाँ हुई, 31 मार्च 18। अब इस पीरियड के सारे खर्चे चाहे हमने पे किए हो या ना पे किए हों, वो हमको रिकॉर्ड करने हैं। अगर पे कर दिए तो हमारे पास से कैश या बैंक से पैसा चला गया, नो इशू। बट इफ़ इट इज़ नॉट पेड, इफ़ इट रिमेन्स अनपेड, in that case that portion of an expense is to be booked under outstanding expense because that is your liability. Likewise इस पीरियड से ज़्यादा हमने जो भी एक्सपेंस हमारे हुए और उन एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया, तो अगर हम इस अमाउंट से, इस पीरियड से ज़्यादा का एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो दैट इज़ कंसीडर्ड अंडर प्रीपेड। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी इस पीरियड के एक्सपेंसेस हैं, अगर इसका कुछ पोर्शन हमने नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग दैट इज लायबिलिटी। और अगर हमने एक्सेस पेमेंट किया, अगर एक्सेस पेड है तो दैट इज नोन एज प्रीपेड, दैट इज नोन एज प्रीपेड। और प्रीपेड इज कंसीडर्ड अंडर योर एसेट, क्योंकि दैट अमाउंट इज इधर रिकवरेबल और यू विल गेट some services in future but the payment has already been made। तो इसको ज़रूर अच्छे से समझिए कि एक्सपेंसेस अगर हमने पूरे पे कर दिए, नो इशू। अगर हमने एक्सपेंस का कुछ पोर्शन नहीं पे किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग योर लायबिलिटी। और अगर हमने एक्सेस पेमेंट कर दिया, ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो दैट इज योर एसेट एंड दैट एसेट इज टर्म्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिए नेक्स्ट वन इज प्रीपेड। तो ये जो आपका 43 है, ये कहता है रेंट इज प्रीपेड 2000, यानी हमने पहले जो भी रेंट पे किया उसका कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा पेड है। यानी जैसे मान लिया हमारा रेंट बनता है पूरी साल का 40,000, लेकिन हमने पेमेंट किया 42,000 का। तो जब आपने 42,000 का पेमेंट किया तो रेंट में तो आपने एज एन एक्सपेंस 42,000 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसमें से 2,000 हमें कट कर देना है और कहाँ ट्रांसफ़र करना है उसको, प्रीपेड रेंट में। क्यों ट्रांसफ़र करना है, बिकॉज दैट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वाज पेड, सो इट इज़ टू बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट ईयर। दैट्स वाई ए जनरल एंट्री to be passed in this manner so that your asset is transferred to next portion. So in this case accounts involved are rent and second one is prepaid rent या rent prepaid. So this is prepaid rent या rent paid in advance. तो rent an expense और prepaid rent is your asset, your expense is in decreasing, क्योंकि इस एक्सपेंस में आपने 2,000 का एक्स्ट्रा दे रखा है, तो उस साल का कोई 42,000 थोड़ा ही मान लिया जाएगा। जो हमारी रेलिवेंट ईयर है इसमें अगर हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया किसी एक्सपेंस को तो वो उस साल का खर्चा तो है नहीं, चूँकि आपने एक्स्ट्रा पे किया है। तो जितना एक्स्ट्रा आपने पे कर रखा है दैट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रीपेड पोर्शन and it becomes your asset. So your asset is increasing. In this case your journal entry is when expense decreases. तो क्या करोगे, यहाँ पे expense हमको decrease करना है, कट करना है, so this is credit और asset increases debit. So the journal entry is prepaid rent account debit to rent account for that portion of amount which is paid in advance. So here rupees 2,000 were paid in advance. तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज रिसीव्ड रुपीज 2,400 फ्रॉम सुनील। आपने सुनील से कितना मिला, 2,400 फ्रॉम सुनील विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। तो इसकी भी आप अच्छे से कहानी समझें, क्योंकि अब हमारा बैड डेट वाला एक एंट्री तो पहले पीछे की थी हमने जेड की। तो ठीक इसी तरीके से मान लिया कोई एक
डेटर जो कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, और उसका जो भी पैसा हमारा इररिकवरेबल हुआ उसको आपने बैड डेट में ट्रांसफ़र करके एज ए लॉस बुक्स में दिखा दिया। लेकिन इन नेक्स्ट ईयर और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, जब आपकी बुक्स वगैरह क्लोज हो गई, आपने बैड डेट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसके साल 2 साल बाद वो कभी आता है और आपसे डीलिंग की बात करता है, तो आप तो स्ट्रेट वे उसको रिफ्यूज़ कर दोगे कि भाई पहले ही आपके पास हमारा इतना पैसा डूब चुका है, अब हम क्यों आपसे डीलिंग करेंगे। तो वो कहता है ऐसा है, जो भी आपका बैड डेट हुआ था वो आप ये लीजिए, यानी वो बैड डेट की हमारी रिकवरी हो जाती है। सो इफ बैड डेट ऑफ प्रीवियस ईयर इज रिकवर्ड इन द current year, that is treated as an income. So your accounts involved in this case are, because you are getting that bad debt amount, you are recovering that amount. So in this case कैश, एक तो अकाउंट आपका हुआ इफेक्ट कैश, और दूसरा अकाउंट होगा बैड डेट रिकवर्ड। दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ बैड डेट रिकवर्ड। कैश योर एसेट, bad debt recovered your income, asset is increasing, income is also increasing, asset plus debit, income plus credit. So the journal entry is very easy now to pass, that is cash account debit to bad debt recovered account. In this case, cash account debit to bad debt recovered अकाउंट, और इट अमाउंट्स टू ₹2400। आपको क्या मिलता है? 2400। तो इस तरीके से इसकी एंट्री पास कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 44 के बाद अब ये हमारा आता है, इसमें इन ट्रांजेक्शन्स में आपके जो भी फाइनल अकाउंट्स या अकाउंट्स में जो भी कुछ आपका चल रहा है उसका पूरा कवरेज दे रखा है, जिससे अगर आप इन ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपकी समझ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 45, इसमें दिया हुआ है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹1 लाख फॉर 3 मंथ्स। सो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, इसमें क्या है, हमारी बिल्डिंग है और डेप्रिसिएशन। हमारी बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई क्योंकि जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं इनमें डेप्रिसिएशन होता है। सो दिस amount of depreciation is known as deterioration in the value of asset। कि ड्यूरिंग द ईयर आप सारे खर्चे तो लिख लेते हैं, जो भी सैलरी का पे किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किया, इसके अलावा प्रिंटिंग स्टेशनरी का है, वेजेज है, ये सारा कुछ तो आपने लिख लिया। लेकिन आपका एक लॉस और होता है, दैट इज़ एसेट्स की कितनी घिसावट हुई, वो भी तो आपको दिखानी है। अदरवाइज तो आपकी बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करेंगी, बुक्स आपकी करेक्ट बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि आपने जो भी एसेट्स आपकी रिड्यूस हुई, जो भी उनकी वैल्यू कम हुई, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स है, केवल लैंड को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स हमारी डिप्रिशिएट होती हैं, उनकी वैल्यू डिट्योरेट होती है, एंड दैट डिट्योरेशन इज नोन एज ऑपरेटिंग लॉस टू द बिजनेस। सो दैट इज ऑल्सो टू बी बुक्ड एंड इट इज बुक्ड अंडर द नेम ऑफ डेप्रिशिएशन। सो दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, तो इसमें क्या हुआ, डेप्रिशिएशन, एक अकाउंट इफेक्ट हुआ डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिशिएशन किस पे है, बिल्डिंग पे, और दूसरा अकाउंट बिल्डिंग, क्योंकि ये भी आपकी एसेट है। सो डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग इज योर एक्सपेंस की कैटेगरी और बिल्डिंग इज योर एसेट। योर एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग एंड योर एसेट इज डिक्रीजिंग। Expense plus debit, asset minus credit. So the journal entry is depreciation on building account या depreciation on building debit to building। और इसकी अमाउंट कैसे वर्कआउट करोगे, इसने बता रखा है कि बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग थी हमारी 1 लाख की, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी 1 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। तो देखिए आप वर्किंग 1 लाख इंटू 20%,
और ये कितने महीने का बता रहा है? ये कह रहा है फॉर 3 मंथ्स, यानी फुल ईयर का नहीं है, 3 मंथ्स का है। तो 3/12, 3/12 देखिए 4, 4, 5 और इस तरीके से आपका आ जाता है 5000। सो द अमाउंट इज 5000। तो इस तरीके से हमारी ये डेप्रिसिएशन की बात कंप्लीट हुई, क्योंकि डेप्रिसिएशन के केस में हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है एंड दैट डिटोरेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी सोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तभी तो हम अपनी करेक्ट प्रॉफिट या लॉस उस पर्टिकुलर ईयर का निकाल पाएंगे, अदरवाइज कैसे प्रॉफिट लॉस निकालोगे? प्रॉफिट लॉस हमारा गलत होगा। सो योर 55th ट्रांजेक्शन वाज दिस। नेक्स्ट इज नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹20,000 फॉर 3 मंथ्स। अब इस पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किस तरीके से निकाला जाता है। सो 20,000 फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा 3 मंथ्स के लिए वर्कआउट किया जा रहा है। सबसे पहले समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या है हमारे बिजनेस के लिए, और हम इसको कैसे क्या क्यों निकालेंगे। एक प्रोप्राइटर इस फर्म में प्रोप्राइटर ने या ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया दैट इज कैपिटल। अब फर्म, चूँकि आप लोग अभी बेसिक कंसेप्ट्स इसके आपने देखे होंगे, फर्स्ट जो टॉपिक था, जो भी हमारी एक बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी की तरीके ट्रीट किया जाता है कि वो अपने ओनर से ओनर एक ये है जो भी उसमें फंड्स इन्वेस्ट कर रहा है और ओनर से अलग है, और इसका पूरा आप अकाउंटिंग करते हो। सो इन दिस केस जो कैपिटल इन्वेस्ट की ओनर ने उस पे आप इंटरेस्ट पे करने जा रहे हो। सो इट इज़ एन एक्सपेंस टू द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस। और दूसरा ये क्या हो रहा है, ये अमाउंट कैपिटल में ऐड की जा रही है, चूँकि ओनर की कैपिटल इस अमाउंट से बढ़ती है। सो योर अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा हुआ कैपिटल। सो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख के चलते हैं कि बिजनेस के लिए इसका क्या नेचर है, क्योंकि हम अकाउंटिंग भी किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं। हमें प्रॉफिट लॉस किसके निकालने हैं, उस पर्टिकुलर बिजनेस के प्रॉफिट लॉस निकालने हैं, और ये है कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज योर एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग एंड योर कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट और कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। सो द जनरल एंट्री इज interest on capital account debit to capital account। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हमें इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे? इसने बताया 5% इंटरेस्ट, प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹20,000 फॉर 3 मंथ्स। तो इसकी वर्किंग कर लो, 20,000 इसका 5% और कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, इट इज़ फॉर 3 मंथ्स। सो वर्कआउट करिए दिस एंड 3 4 जा 4 5 जा, तो इट कम्स टू ₹250। इट्स अमाउंट इज 250। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 250 that is to be accounted for in this manner. Next is charge interest on drawings ₹350। अब इसकी बात समझिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म अपने ओनर को अलाउ करती है, ठीक इसी तरीके से जो भी ओनर ने या प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की उस पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ऑब्वियस है, हम समझते हैं, आप लोग समझे होंगे इसको, कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम टू द फर्म। सो दिस इज
इनकम। तो कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए, और जब ये इनकम है तो ये क्या कर रहा है, इसका इफेक्ट फर्म के लिए इनकम है तो ऑब्वियसली ये कैपिटल को जाके रिड्यूस करेगा, क्योंकि उसी से चार्ज किया जा रहा है। ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हो, कितनी अमाउंट चार्ज कर रहे हो, 350 चार्ज कर रहे हो। सो योर अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स and second one is capital. Interest on drawings is an income to the firm or capital under the head capital. Interest on drawings an income and is increasing because you are charging from owner, or capital is decreasing. So your journal entry is to be passed in the same manner, that is capital account debit, capital account debit to interest on drawings. Interest on drawings is your income and it is 350,350. तो इस तरीके से आप इस एंट्रीज को पास कर देंगे। नेक्स्ट, bought goods from Kamal for cash 2200 and paid 50 for carriage. अब इस पे ध्यान देना क्योंकि इसकी बात हम थोड़ी आपको डिटेल करेंगे, क्योंकि इसमें इसने गुड्स खरीदे और गुड्स के खरीदने पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम उनके नाम से अलग अकाउंट में लिखते हैं। ये बहुत ध्यान देना। अगर आप कोई एसेट खरीदोगे और उस एसेट की परचेज पे जो भी एक्सपेंस किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ परचेजेस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ दैट एसेट, वो सारे उस एसेट के साथ में उन एक्सपेंसेस को हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं और उसकी टोटल कास्ट हम बताते हैं। जैसा कि अगले में आप देखेंगे तो 48 ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमने गुड्स परचेज किए, कैश पे किया 2200 परचेज प्राइस और 50 रुपीज़ दिए उसकी कैरिज के, तो हम परचेज के लिए लिखेंगे 2200 और कैरिज ऑन परचेजेस ये एक अलग अकाउंट होगा। एक में आप उसके साथ में परचेज के साथ में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें परचेजेस अलग रखनी है और परचेजेस पे होने वाले खर्चों का हिसाब किताब अलग रखना है। अगर इसी जगह पे हमने कोई एसेट खरीदी होती तो इन सभी को हम ऐड कर देते और टोटल कास्ट ऑफ एसेट को निकालते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इसमें देखिए हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर परचेजेस, नेक्स्ट वन इज कैरिज ऑन परचेजेस, कैरिज ऑन परचेज और कैश। तो परचेजेस एक्सपेंस, कैरिज ऑन परचेज एक्सपेंस, कैश एसेट, प्लस प्लस और माइनस। तो देखिए एंट्री पास करिए इसकी एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये प्लस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरिज ऑन परचेज, कैरिज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। So purchases is of rupees 2200 and carries of rupees 50 or total amount of cash is that is 2250. So in this case your this entry is passed. इसमें ध्यान रखोगे कि अगर परचेज है तो परचेज पे होने वाले एक्सपेंसेस अलग लिखने हैं और अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट में होने वाले खर्चों को उसी के साथ क्लब कर दिया जाता है और टोटल वैल्यू ऑफ एसेट इज वर्कड आउट। सो इन दिस वे आई थिंक यू विल कैलकुलेट all these transactions. It is easy to convert all these transactions into journal entries और आप लोग ऐसे एक्सपर्ट होते जाइए। अब हम नेक्स्ट में इसके आगे के ट्रांजेक्शन्स बताएंगे। इन ट्रांजेक्शन्स को समझना और इनका पूरा डिटेल्ड डिस्कशन जो भी हो रहा है इसको सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं और ये फंडामेंटल्स आपकी समझ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ अप टू यू टू प्रैक्टिस इट एंड थैंक यू।